दोस्तों, पिछले दिनों महाकुंभ का मेला था और मेले में भक्तों का रेलमरेला था। ऐसे में कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा गली नहीं जहां से 10, 20, 50 लोग प्रयागराज नहीं गए हो और वहां जाके प्रयागराज के महाकुंभ में, महासंगम में आस्था की डुबकी ना लगाए हों। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महासंगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ चुका था और जो भी जहां से भी जैसे भी हो रहा था वो वहां लगातार पहुंच रहे थे और महासंगम में आस्था की डुबकी लगातार अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके आस्था की डुबकी भी निरंतर लगा रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक महिला जिसका नाम सुमन था और जिसके पति की 4 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, उसकी भी इच्छा होती है कि वह भी महासंगम में जाए और जाके आस्था की डुबकी जैसे अन्य सारी महिलाएं लगा रही थी, जैसे पूरा देश आ के डुबकी वहां पर लगा रहा था, वैसे उसकी भी इच्छा हुई कि वो भी वहां पर जाए और जाके आस्था की डुबकी लगाए। अपने सास ससुर से इजाज़त लेने के बाद वह अपने पड़ोस की महिलाओं को ढूंढती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है। उन महिलाओं से जो महिलाएं कुंभ जाने वाली थी उनसे कहती है कि आप लोग तो जा ही रही हैं, मुझे भी साथ लेकर चलिए। इस बात पर जो महिलाएं थी वो उसे साथ ले जाने से मना कर देती हैं। वह सोचती हैं कहीं इसका पाप इससे धुलकर हम लोगों के शरीर में ना चिपक जाए। यह सब सोच के उन महिलाओं ने उस 26 वर्षीय सुमन को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। अब वह परेशान होती है। उसके इसी परेशानी का फायदा एक नौजवान लड़का जो काफ़ी दिनों से इस फिराक में था, अब वह उस मौके का फायदा उठाकर उस विधवा औरत को अपने साथ लेकर महाकुंभ चले जाता है। फिर वह मेले में जाने के बजाय एक होटल में जाता है जहां पर वह लगातार 3 रात तक एक कमरा बुक करके कुंभ में पाप धोने के नाम पर जाता है और उसके पहले ही मासूम, बेबस और लाचार महिला की लाचारी का फायदा उठाकर मर्यादाओं को तार तार करते हुए उस महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, या फिर यूं कहें कि उस महिला की इज्जत को पूरी तरीके से 3 दिन 3 रात तक लगातार तार तार करते रहता है। दोस्तों, जमाने को सीख देने वाली एक दुखद और बहुत ही रोचक कहानी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, तभी आप यथार्थ की सत्यता से पूरी तरीके से अवगत हो पाएंगे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 80 से 90 करोड़ लोग पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और एक आंकड़े के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का हर तीसरा नागरिक वहां पे पहुंच चुका था। ऐसे में जहां पे कि 80-90 करोड़ लोग पहुंचे हों और वहां पर 1000-2000 घटनाएं नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। महाकुंभ मेले से लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं निकल करके निरंतर सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक घटना 6 फरवरी को घटित हुई थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली एक 26 वर्षीय विधवा महिला जिसका कि नाम सुमन था, उसके पति की 4 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और वह अपने सास ससुर के पास अपना दिन किसी तरह काट रही थी। और जाहिर सी बात है कि शादी के महज 4 साल के अंदर ही जिस महिला के पति की मौत हो जाए तो पूरी तरीके से दुनिया उसके लिए वीरान लगने लगता है। कहीं ना कहीं यही स्थिति उस 26 वर्षीय सुमन की भी थी और ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था और ऐसे में भला कौन नहीं चाहेगा कि आस्था के महासंगम में जाएं और जाने के बाद डुबकी लगाएं। वो जो विधवा महिला थी सुमन की भी इच्छा होती है कि वो भी अन्य महिलाओं की तरह ही कुंभ जाएं और वहां जाने के बाद आस्था के संगम में डुबकी लगाएं। अपने सास ससुर से इजाज़त लेने के बाद वह अपने गांव की महिलाओं के पास जाती है जो महिलाएं कुंभ जाने वाली थीं। वो उन महिलाओं से सुमन कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ प्रयागराज जाना चाहती हूँ। इस बात पर जो भी जाने वाली महिलाएं थीं वो महिलाएं उसके इस बात को नकार देती है, मना कर देती है और कहती है कि एक तो कितना दिन के बाद प्रयागराज में
महाकुंभ स्नान करने का मौका मिला है। हम लोग खुशनसीब हैं जो हमें यह मौका मिला हुआ है। और यह कितना बदनसीब औरत है जो हमारे साथ जाना चाहती है। अगर यह हम सब के साथ जाएगी तो इसके अंदर जो भी पाप हैं, जो भी इसने कुछ पाप किया है, इसका सारा पाप धुल के हमारे शरीर में चिपक जाएगा। मन ही मन सोचती है और सोचने के बाद उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि विधवा औरत के प्रति जो भी सामाजिक धारणाएं हैं, जो भी सामाजिक मान्यताएं हैं, विधवा महिलाओं की उपस्थिति अगर किसी शुभ काम में हो जाए तो शायद ये अपशगुन माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो महिलाएं थी वो ये बोल के साफ साफ मना कर देती हैं कि कौन अपशकुन को अपने साथ लेके जाए, कौन बदनसीब को अपने साथ लेकर जाए, इसका तो पाँव ही अशुभ है। जैसे ही ये घर में आई 4 साल के अंदर ही अपने पति को खा गई। इस तरह के बात को उसको सुनना पड़ा। जब वो समझ गई कि मुझे लेकर कोई जाने वाली नहीं है, अब उसकी जो बहू थी सुमन, वो और भी निराश हो जाती है और वो हताश हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर हम करें तो करें क्या। उसके इस परेशानी का फ़ायदा एक नौजवान लड़का जिसका नाम मंगल होता है, वो पास का ही एक लड़का होता है। सुमन के घर उस लड़के मंगल का आना जाना लगातार होता था। मंगल सुमन के घर आता, उसके सास ससुर से बात करता। बातचीत करने के दौरान जब वो सुमन को देखता, सुमन को वो मन ही मन पसंद करने लगा था और वो इस मौके की तलाश में था कि कब मौका मिले और वह सुमन से बातचीत करे। उसे पता चला कि सुमन को कोई लेकर ही जा रहा है। वो तुरंत वहाँ पर जाता है, उस घर में जाता है और जाके उसकी सास के पाँव छूता है और कहता है कि चाची मैं तो प्रयागराज जा रहा हूँ। सुमन की सास थी, वो मंगल से कहती है कि मंगल तुम जा रहे हो, अकेले जा रहे हो या फिर गांव की या फिर तुम्हारे घर की और भी महिलाएं जा रही हैं। इस बात पर मंगल कहता है कि बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं, मेरे घर की भी महिलाएं जा रही हैं, क्या बात है। तब उसकी सास कहती है कि हमारी बहू भी जाना चाहती है, क्योंकि इसको साथ लेकर जाने वाला कोई नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर ही हम भरोसा कर सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर भरोसा कर भी नहीं सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बहू को लेके प्रयागराज जाओ और उसे गंगा स्नान करवाने के बाद वापस लेके चले आओ। मंगल तो इसी मौके के तलाश में ही था कि कब उसकी सास उसे यह बात कहे और कब उस सुमन को लेके वो वहाँ से निकल जाए। जैसे ही ये बात मंगल सुनता है, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके बहू को गंगा स्नान करवाने के बाद लेके आ जाऊंगा। 2-3 दिन की तो बात है। इस बात पे मंगल को अनुमति दे देती है और कहती है कि ठीक है, तुम हमारे बहू को लेकर जाओ और गंगा स्नान करवाने के बाद लेकर फिर पहुंचा देना। अपनी बहू को 3000 रुपये उसकी सास देती है और कहती है कि ये पैसा अपने पास रखो, रास्ते में खर्च होगा और कल होके मंगल आएगा और तुम्हें लेकर यहाँ से जाएगा। वह समय भी आ गया। मंगल कल होकर सुबह उसके घर पहुँचता है और पहुँचने के बाद वहाँ से सुमन को लेकर निकल जाता है। अब जो सुमन को लेकर मंगल बस स्टैंड पर पहुँचता है, सुमन उस मंगल से कहती है कि आप तो बता रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं, यहाँ तो कोई भी महिलाएं नहीं दिख रही हैं जो मेरे साथ हो। तब मंगल कहता है कि ऐसा नहीं है, रास्ते में हो सकता है कि मिल जाएं, आप बस में तो बैठो, मेरे पास उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है ही, मैं बात करते करते जाऊंगा और जहां भी वो लोग मिलेंगे वहां उन लोगों के साथ तुम हो जाना और मैं तो रहूंगा ही, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर सुमन बोलती है ठीक है और वह बस में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के ही बाद जब बस आजमगढ़ से खुलती है, बस खुलने के बाद ही सुमन को लगा कि 10-15 मिनट हो गए। फिर वह मंगल से कहती है फ़ोन करके पूछिए कि वो महिलाएं कहाँ हैं, क्योंकि हमने लेट कर दिया यहाँ आने में। जो भी औरतें वहाँ से निकली थी वो लोग आगे निकल गई, तो चलो कोई बात नहीं, रास्ते में मिलेंगी। तो ठीक है, तो प्रयागराज में तो मिल ही जाएंगे। बस जैसे ही लगभग 30-40-50 किलोमीटर की यात्रा दूर जाने के बाद बस वहाँ पे रुकती है। बस रुकने के बाद वो मंगल नीचे उतरता है और कुछ खाने पीने का सामान खरीद के लाता है और सुमन की ओर बढ़ता है। सुमन तो पहले मना करती है
इसके बाद फिर भी वो सहज ही ले लेती है। इसके बाद फिर दोनों वहाँ पर खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद बस फिर से वहाँ से खुलती है। और अब लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का समय हो चुका था। बस अपने तर्पण गति से आगे की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच जो मंगल था वो सुमन के जस्ट बगल में बैठा हुआ था। वो कभी अपने पैरों से सुमन के पैर को टच करने की कोशिश करता, कभी सुमन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता। गड्ढे में जाने के बाद बस का ड्राइवर ब्रेक मारता और ब्रेक मारने के बाद जो बस की स्थिति होती है आप सोच सकते हैं। जब वो स्थिति बनती, स्थिति में मंगल ब्रेक मारने के पश्चात सुमन की ओर बढ़ जाता। ऐसा प्रतीत होता मानो उसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया हो, गलती से किया हो। और सुमन तो इस बात को समझ ही रही थी। जो मंगल की एक्टिविटी कर रहा था उस बस में, उसकी एक्टिविटी से पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि आखिर मंगल का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और यह मंगल करना क्या चाहता है। जब अपनी प्यारी प्यारी बातों में लुभाने की सुमन को वो कोशिश कर रहा था, उसी समय सुमन इस बात को समझ गई थी कि इस बीच पूरी रात वह सुमन को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता, बैड टच करता और सुमन को उकसाता, ऐसा पहल करता जैसे सुमन भी अपनी ओर से कुछ करे। वो इस बात का इंतजार करता, लेकिन सुमन पूरी तरीके से शांत अवस्था में पड़ी रही। वो मंगल जो भी कर रहा था वो सहती रही, शायद उस बात को इग्नोर करती रही, क्योंकि उसे पता था कि सुबह जैसे ही होगा हम गंगा स्नान करेंगे और नहाने के बाद फिर वापस चले आएंगे। ये सब सारा कुछ उसके मन में चल रहा था। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था। मंगल उस बस में उतरता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इतना लंबा जाम क्यों लगा हुआ है। जो ड्राइवर थे, जो बस के और अन्य कर्मी थे, उन्होंने बताया कि अब ये जाम टूटने वाला नहीं है। अच्छा तो यही रहेगा कि यहाँ से लोग पैदल ही जाएं, क्योंकि बस के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगा और लगभग 10, 11, 12 भी बज सकता है। यह जाम अब टूटने वाला नहीं है। इसके बाद वो सुमन के पास फिर मंगल पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है कि सुमन तुम यहाँ से चलो और अभी यह जाम टूटने वाला नहीं है, अभी तो 2 बज रहे हैं। तब वो सुमन भी नीचे उतर जाती है और उतरने के बाद सुमन को लग रहा था कि ये लोग पैदल ही यहाँ से चलेंगे। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ही जो मंगल था उसको एक होटल में लेकर जाता है। तब सुमन कहती है हमें तो प्रयागराज के महासंगम में जाना है, आप मुझे होटल लेके क्यों आए हैं। तब मंगल कहता है कि अभी तो 2 बज रहा है, चाहेंगे सुबह में निकलेंगे आराम से 5 बजे के आसपास, अभी बहुत रात है और रात में जाना सेफ नहीं है। तब सुमन कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, 2 तो बज ही रहा है, 2 बजे हम लोग निकलेंगे आराम से, 6 बजे तक 4 घंटा में पहुंच जाएंगे, तो कुछ दूर तो हम लोग पैदल चल ही सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं होटल में रुकने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं होटल में रुकूंगा तो मेरे पास महज 3,000 रुपये हैं और ये होटल काफ़ी महंगा होगा, तो मैं कहाँ से रुक पाऊँगी, मैं नहीं रुक पाऊँगी। तब मंगल कहता है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और ऐसा कह के उसको होटल के रिसेप्शन में लेके जाता है और एक कमरा बुक कराता है। कमरा बुक करने के बाद सुमन कहती है मैं तो आपको पहले ही बताई थी कि मेरे पास पैसा नहीं है और आप एक कमरा कर रहे हो तो फिर मैं कहाँ रहूँगी। इस बात पे मंगल कहता है कि हम लोग एक ही कमरे में रह लेंगे, क्या दिक्कत है, 4 घंटे की तो बात है, किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। बात पर वो मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं किसी के घर की इज्जत हूँ, किसी का मान हूँ, किसी का स्वाभिमान हूँ, किसी की भावनाएं, किसी के परिवार की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। ऐसा हरगिज नहीं चाहूँगी कि एक कमरे में बंद होकर किसी पर पुरुष के साथ रहूँ। इस बात पे मंगल कहता है कि अरे छोड़ो वो सब बात, कौन कहने जाएगा, मैं तुम्हारे साथ रुका था, एक कमरे में मैं नहीं बोलूँगा, किसी से किसी तरह एडजस्ट करना है। जब वो पूरी तरीके से फोर्स करने लगा तब सुमन भी हाँ कर देती है
और इसके बाद दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं। जब होटल के कमरे में दोनों पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद जो मंगल था वो बेड पर लेट जाता है और लेटने के बाद सुमन को भी लेटने के लिए कहता है। तो सुमन बोलती है, नहीं, मैं नीचे बिछा के सो जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मंगल उसको मना करता है कि नीचे क्यों सोना है, आखिर हमने पैसे खर्च क्यों किए हैं। जब तुम्हें नीचे ही सोना है, ऐसा अगर तुम कहोगी तो मैं ही नीचे सो जाऊंगा, तुम आराम से ऊपर सो जाओ। तब सुमन को लगा कि पैसा भी ये दे रहा है और अगर ये नीचे सोएगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब वो भी मंगल के इस बात को मान लेती है और वो भी उसी बेड पे उसके साथ ही एक साइड में लेट जाती है। और लेटने के बाद उसे नींद कहाँ आ रहा था, वो बार बार सोच रही थी कि मंगल की जो नीयत है ये ठीक ठाक लग नहीं रही है। अब ये क्या करेगा मुझे नहीं पता। वो मन ही मन इस बात को बार बार सोचती, अगर वो कुछ गलत हर करता है या कि कोई गलत कदम उठा लेता है तो शायद उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। ये तमाम तरह की बात लेटे हुए सोच रही थी। जब वो मायूसी की हालात में सोच रही थी आंख बंद करके, तब मंगल को लगा कि शायद सुमन सो गई है। जैसे ही मंगल को इस बात का एहसास हुआ कि सुमन सो रही है, वो तुरंत सुमन के सीने पर हाथ रख देता है और रखने के बाद कहता है कि सुमन, तुम सो गई क्या। तब वह उसके हाथ को नहीं हटाती है और आंख खोलती है और कहती है कि हाँ, मुझे नींद आ रही है। इस बात पे मंगल कहता है, एक बात बोलूं। तब सुमन बोलती है, हाँ बोलिए। तब मंगल कहता है, सुमन, तुम्हारे जो शरीर का ढाल ढांचा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे तरीके से किसी सांचे में ढाल के बनाई हुई तुम एक मूर्त हो। मैं तुझे जब जब देखता हूँ मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की सिहरन सी उत्पन्न हो जाती है और मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम्हारा जो आने वाला समय है वो कैसे कटेगा। तब सुमन कहती है, खुशी हुई, कम से कम कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन क्या करेंगे, होनी को कौन टाल सकता है। जो मेरे नसीब में था, जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, अंततः वही हुआ। इस बात पे मंगल कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अंदर ही अंदर चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इस बात पर सुमन हंसने लगती है और कहती है, क्या ये पागलों वाली बात कर रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे संभव है। मैं किसी के घर की इज्जत हूँ, किसी का मान हूँ, किसी का सम्मान हूँ, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं किसी परिवार के साथ, और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। आप प्यार करते हैं ये अलग बात है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कभी भी ऐसा भाव नहीं आया और मैं तो आपको पहले जानती भी नहीं थी। आपके फीलिंग की कदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरे ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात पर मंगल थोड़ा सा मायूस होकर करवट बदल लेता है और उसके बाद फिर शांत हो जाता है। जब थोड़ी देर वह शांत होता है तब सुमन कहती है, क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए। अभी तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, मेरी सुंदरता को लेके आप तमाम तरह की बात बोल रहे थे, तमाम तरह के तारीफ़ों का पुल बांध रहे थे, और अभी 2 मिनट से आप बिल्कुल शांत हो गए। क्या बात है, आखिर मेरे कौन से बात से आपको दुख पहुंचा। तब मंगल कहता है, मैं उतना खुशनसीब कहाँ हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिले। सुमन को पूरी तरीके से अपने प्यारी प्यारी बातों में लुभाने की कोशिश करता और ऐसा प्रदर्शित करता कि सुमन के लिए वो चांद तारे तोड़ के ला सकता है। सुमन को दुनिया की हर खुशी वो दे सकता है। तब सुमन बोलती है, मैं आपकी भावनाओं का कदर करती हूँ, आप प्यार करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम दोनों का मिलन कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं अब सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, और ऐसा कह के वो अपना आंख बंद कर लेती है। लेकिन जो मंगल था वो सोने के लिए कहाँ गया था, वो तो होटल में कुछ करने के लिए गया था। और वो अब जैसे ही सुमन को थोड़ी सी नींद लगती है, वह नींद के ही अवस्था में सुमन को अपने आगोश में पकड़ लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। सुमन की जैसे ही आंख खुलती है वह अपने आप को मंगल के बाहों में पाती है। आखिर सुमन भी 26 साल की एक जवान युवती थी। पति के मरे हुए 4 साल से ज़्यादा बीत चुके थे और एक जवान जो लड़की होती है
जवान जो औरत होती है उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग होती है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है, और मंगल की जो इच्छाएं थी वो अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहा था। लेकिन सुमन की कुछ अपनी अवस्था थी, लेकिन थी तो वो भी जवान थी, वो भी खूबसूरत, उसके अंदर भी फीलिंग तो था। अब धीरे धीरे जब मंगल पूरी तरीके से उसको, जो भी मंगल की ओर से कुछ किया जा रहा था, चाहे वो उनके सीने पे हाथ रखना हो, चाहे सुमन के पैर से अपना पैर टच करना हो, चाहे अपने आगोश में पकड़ना हो, तमाम तरह का जो भी क्रिया हो रहा था मंगल की ओर से, या फिर यूँ कहें कि जो भी मंगल की ओर से पहल किया गया था, और सुमन की ओर से भी एक पॉजिटिव जवाब मिलने लगा। और अब सुमन भी उसके साथ उसके इस पहल का विरोध नहीं करती, और धीरे धीरे सुमन भी अब आगे बढ़ना शुरू कर दी। और अंततः समय भी वह आ गया जब यह दोनों पूरी तरीके से खुलकर एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लिए। जब एक बार वह संबंध बनाई, संबंध बनाने के बाद सुमन कहती है मंगल से, मंगल हमने यह गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और ऐसा कह के वो रोने लगती है। जब वो रो रही थी तो मंगल उसके आंसू पोंछता है, और पोंछने के बाद कहता है कि सुमन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे प्रपोजल को तुम स्वीकार कर लो, मैं तो तुम्हें कब से अपनी पत्नी बनाना चाह रहा हूँ। इस बात पर सुमन कहती है कि अब देखना है क्या होता है, और यह भी देखना है कि आखिर तुम मेरे साथ आते हो या मेरा साथ छोड़ के जाते हो। क्योंकि जब समय खराब होता है ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है। वो समय भी आएगा, और जब वो समय आएगा तब मैं देखूंगी कि तुम्हारा प्यार कहाँ है, तुम मुझे कैसे अपनाते हो या फिर ठुकराते हो। 3 दिन तक ये दोनों होटल में रहे, और आपस में लगातार ऐसे ही संबंध बनाते रहे। और इधर जो भी लोग मेला में गए हुए थे वो वापस अपने घर चले आए लौट के। और जब घर आए तब उसकी सास उन लोगों के पास गई और बोल रही थी कि हमारी बहू भी गई है, मंगल भी गया है, ना तो मंगल अभी तक आया है और ना ही हमारी बहू है। जैसे ही गांव वाले इस बात को सुनते हैं तब वो गांव वाले थे तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। बहुत लोग तो यह भी कह रहे थे कि मंगल इनके बहू को लेकर भाग गया, या फिर यूं कहें कि मंगल सुमन को लेकर भाग गया। जो भी लोग थे वो अलग अलग प्रकार की कमेंट कर रहे थे, तरह तरह की बातें जो गांव के कुछ युवा थे वो करते, जो महिलाएं थी वो करती। और इसके बाद 3 दिन तक संबंध बनाने के बाद अब सुमन बोलती है, हम यहाँ पर आए तो थे पुण्य कमाने, इन पुण्य कमाने के पहले ही एक बड़ा पाप हमने कर दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब इस पाप को धोने के लिए महासंगम में जाएं, और फिर ये दोनों वहाँ से संगम की ओर चल देते हैं। तट पर पहुँचते हैं और एक साथ दोनों स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद फिर वापस बस पकड़ के आजमगढ़ पहुँचते हैं। इसके बाद कुछ महिलाएं सुमन के पास जाती है और कुछ मंगल के पास जाते हैं, और इसके बाद कहते हैं कि तुम 3 दिन तक कहाँ थे। गांव की जो भी महिलाएं गई थी, गांव के जो भी अन्य पुरुष गए थे, वो लोग वापस आ गए 3 दिन के अंदर ही, और तुम लोग 3 दिन तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तुम दोनों में से किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, बात तो ज़रूर कुछ है। अब मंगल कहता है कि नहीं यार, मेरे फ़ोन में पानी घुस गया था, मेरा फ़ोन ऑफ था। यही बात सुमन भी कहती है। ये भी कहते हैं कि जाम लगा हुआ था, इधर से जाते समय भी लंबा जाम में हम फंस गए, और उधर से आते समय भी जाम में फंस गए। कुछ महिलाएं ये भी कह रही थी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बहुत मंगल का आना जाना उसके घर पे होता है, उसके घर में जवान बहू है, मंगल कहाँ छोड़ने वाला है। मंगल का नेचर शुरू से ही अच्छा नहीं रहा है। जब पूरी तरीके से उसकी सास को बार बार लोग बोलते कि तुम्हारी जो बहू है वो जाके कुंभ में पुण्य कमाने के नाम पर पाप करके आई है, कुछ ना कुछ बड़ा की है। जब इस बात को बार बार उसकी सास सुनती है तब वो अपनी बहू के पास जाती है और कहती है कि सच्चाई बताओ कि तुम 3 दिन तक कहाँ थी और क्या कर रही थी। अब इधर मंगल के ऊपर भी प्रेशर हो रहा था
जब पूरी तरीके से इन दोनों को भला बुरा कहा जाने लगा, तब मंगल को लगा कि अब जो सच्चाई है वो बता देनी चाहिए। अगर वो सच्चाई नहीं बताएगा तो बार बार सुमन को लोग भला बुरा बोलते रहेंगे। जब पूरे तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, तब मंगल इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ, हम लोग होटल में गए थे और 3 दिन तक हम लोग होटल में ही थे और हम दोनों ने आपस में संबंध भी बनाया है और अब मैं सुमन से शादी भी करना चाहता हूँ। जैसे ही सुमन की सास को इस बात की जानकारी हुई, सुमन की पिटाई वो लोग करना स्टार्ट कर दिए और बार बार यह कहने लगे कि ये लक्षण है, जैसे ही मेरे घर में आई मेरे बेटे को खा गई। 4 साल के अंदर यह हमारे बेटे का स्वर्गवास हो गया। जब मंगल इस बात को समझ गया कि मेरे चलते इतना कुछ सुमन को सुनना पड़ रहा है, तब वो भरी सभा में गया और उन लोगों के पास जहाँ भी इस बात की चर्चा हो रही थी वहाँ पर जाकर कहता है कि अगर मैंने सुमन का इज्जत लूटा है, अगर मैंने सुमन की इज्जत को तार तार किया है, तो मैं सुमन से ही शादी करूँगा। और इसके बाद जैसे ही गांव के लोग ये बात सुनते हैं, सब लोगों को एक जगह पर बुलाया जाता है और बुलाने के बाद सुमन और मंगल की शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना था, आपको इस बात का एहसास भी कराना था कि आप कहीं पे जाएं, खास करके महिलाओं के लिए, जब भी आप कहीं किसी के साथ जाएं तो उस पर्सन के बैड टच का और गुड टच का आप ज़रूर ख्याल रखें और आप इस बात से पूरी तरीके से स्पष्ट हो लें कि जो सामने से पहल हो रहा है वो गुड टच हो रहा है या बैड टच हो रहा है। अगर बैड टच हो रहा है और उस बैड टच को आप नहीं चाहती हैं, तब तुरंत उसके उस टच का विरोध करें और ये कहें कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। जब आप उसी समय उस बात का विरोध कर देंगे तो सामने वाला पर्सन भी वो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि बार बार अपने से उस कृत्य को वो दोहराए। और जब वो इस कृत्य को दोहराएगा नहीं तो कोई भी जो अप्रिय घटना घटती है या फिर कोई भी वैसी घटना जो आपके ना चाहते हुए भी घट जाती है, वो घटना तत्काल घटेगी ही नहीं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।